हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं उसमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स को लिया हुआ है, जिनमें पहला टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक को मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ इंक्लूड किया हुआ है इस लेक्चर में, बिकॉज वेरी स्मॉल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स इन दिस सिलेबस which I have only included, but in detail if you want to read it, to know more about them, you can go on NCERT पेज नंबर 32 है ना। ये यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है ताकि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ से आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। फिर भी जो इनके बारे में मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट आई हैव इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यदि कभी कोई चार्ज ऐसी किसी बड़ी स्ट्रेट लाइन में छोटे छोटे चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कैसे डिफाइन है थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इफ़ स्मॉल पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, सपोज एक स्ट्रेट वायर है या कोई भी फ्लेक्सिबल वायर, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। If a small element of wire, that is dl, has a small charge dq, then we define the linear charge density as dq upon dl। ये फार्मूला यहाँ पर गिवन है और जो यूनिट है उसका वो कूलाम पर मीटर है। यूनिट क्या है? कूलाम पर मीटर। सो दिस इज द फर्स्ट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, that is linear charge distribution. The next case of uniform charge distribution is सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दूसरा टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में एक छोटा सा कोई भी सरफेस हो सकता है, हमारा पेपर का प्लेन हो सकता है, हमारा टेबल टॉप हो सकता है, किसी भी सरफेस पर, बुक का सरफेस हो सकता है, उसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है देन वी कॉल इट एज अ surface charge distribution, and we define a physical quantity named as surface charge density, and the formula is very much given here, dq upon da और dq upon ds। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि किसी किसी बुक में एरिया के लिए da यूज़ किया जाता है, किसी किसी बुक में सरफेस की वजह से ds यूज़ भी किया जाता है, बट बोथ इंडिकेट्स द एरिया। da और ds इंडिकेट्स द एरिया ऑफ सरफेस, है ना। एंड द ऐसा यूनिट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था सेकंड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या हो सकती है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? एक सॉलिड बॉडी जो है उसमें अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी वॉल्यूम में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तब हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज़ नथिंग बट डी क्यू अपॉन डी वी, एंड द यूनिट इज कूलाम पर मीटर क्यूब। यदि किसी होल सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस तरह से तीन टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ये था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑफ कोर्स वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फ्लक्स वर्ड है ये आपके लिए नया होगा। इसका एक और मीनिंग हो सकता है फ्लो। तो बेसिकली किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड किस मात्रा में फ़्लो हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में फ़्लो हो रहा है, या कितनी क्वांटिटी में उससे एसोसिएटेड है, दिस इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर। थोड़ा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर ही पास करें, बट हमें जब फ्लक्स की डेफिनेशन देनी है या फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है तो वी नीड ओनली दैट पार्ट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सी हियर मैथमेटिकली आई हैव गिवन हियर, इफ़ अ सरफेस ऑफ एरिया ds, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एरिया को मैंने क्या बताया हुआ है? वेक्टर बताया हुआ है। 11th क्लास में भी हमने कभी इंट्रोड्यूस किया होगा इसको। सो यू प्लीज़ रीड इट, यू प्लीज़ माइंड इट कि जो एरिया होता है किसी भी सरफेस का दैट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड द एरिया की जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ एनी सरफेस इज़ नथिंग बट इट इज़ अलोंग द परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस।
बुक के सरफेस का एरिया कहाँ होगा, बुक के ऊपर आप नॉर्मल खींच दीजिए सरफेस के ऊपर, वही उसका एरिया होगा। किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो लेट अस कम बैक टू द मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ सरफेस ऑफ एरिया ds is placed in an electric field E such that, किस तरह से कि जो E और ds हैं उन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा है और एरिया ऑफ सरफेस जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, क्योंकि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इसलिए वो इस तरह से जा रहा है। सो इफ देर इज एन एंगल थीटा बिटवीन दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब जरा वापस आ जाते हैं हम। देन द normal component of electric field will be E cos theta. We can resolve electric field in two components, एक होगा E cos theta और अगर हम इस तरफ भी रिजॉल्व कर देते तो वहाँ मिल जाता हमको E sin theta, but we don't require that, ठीक है, we don't require that. So please come to the topic. If this electric field and area vector ds makes angle theta, then the normal component of electric field is E cos theta, and then electric flux is given by this normal component of electric field into area of the surface। इस तरह से ये हो जाता है E cos theta और साथ में ds। E cos theta और ds को थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हम पाते हैं कि the electric flux through the surface may be given by E ds cos theta। E, that is the magnitude of electric field, ds is the magnitude of area, and what is cos theta, the cosine of angle between electric field and area vector। और हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं तो हम ए बी cos थीटा टाइप के एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी। तो सिमिलरली E ds cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds, ठीक है। So this electric flux may be expressed in the form of vectors, that is the dot product of electric field and area vector। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन और फार्मूला। यहाँ पर यूनिट भी मेंशन किया हुआ है मैंने साइड में, थोड़ा सा देख सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देयर में भी टू केसेस, मैंने दो केस भी मेंशन किए हुए हैं। जनरली हम ई डी एस cos थीटा से ही इसको डिनोट करते हैं, लेकिन हम दो स्पेशल केस जो अक्सर इस्तेमाल किए जाएंगे वो क्या होंगे। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पैरेलल है, तो सरफेस के पैरेलल है लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं है। एरिया वेक्टर के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गए हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज parallel to what, surface, then angle is 90 and the flux will become d phi is equal to 0 because cos 90 की वैल्यू 0 होती है। then the next case, दूसरा केस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हमने कि when electric field जो कि इस तरह से है और surface is perpendicular to the electric field and therefore its area is along the electric field। एक बार फिर से देख लें, डायग्राम को ध्यान से देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, जबकि हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के तो नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एरिया के लिए ये पैरेलल है। तो एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल हो गया 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फ्लक्स हो जाएगा E ds, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स पास कब करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस हो, तब तो मैक्सिमम फ्लक्स काम करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस है तो जीरो फ्लक्स, मतलब कोई फ्लक्स पास ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए, ठीक है। दिस मच इज़ ओनली द टॉपिक ऑफ टुडे। अगले टॉपिक के लिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।